हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन शुरू किए थे और इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है। आज तीसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग चक्रवात पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होते हैं जिस कारण हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है। हवाओं के इस उत्क्रम को ही चक्रवात कहते हैं। तो आपको चक्रवात समझ में आया? देखिए, ये मान लीजिए केंद्र है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। यहाँ पर निम्न दाब होता है जिस कारण हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर आती है। देख पा रहे हैं? हवाओं के इस उत्क्रम को ही, या जो बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, इसी उत्क्रम को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होते हैं। चक्रवातों का आकार अंडा या वी समान होता है। देखिए, चक्रवात जैसे मान लीजिए यह विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में यह एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है? इस तरह से घूमेगा। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में यह कैसा होगा? दक्षिणी गोलार्ध में यह क्लॉकवाइज होगा। क्लॉक जैसे घड़ी घूमता है उसी तरीके से। ठीक है, इसका आकार कैसा होगा? आकार या तो अंडाकार होगा, ठीक है, या वी समान होगा। वी समान कैसे होगा? देखिए, यह वी समान दिख रहा है आपको इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा। फोटो इसीलिए बनाकर दिखा रहे हैं ताकि आपको याद रहे ये सब चीज़। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात को टी स्केल द्वारा मापा जाता है। तो चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। ठीक है, चक्रवात के केंद्र को आंख कहते हैं और इसे टी स्केल द्वारा मापा जाता है। दोनों बात याद रखिएगा। चक्रवात के केंद्र को आंख कहते हैं और इसे किसके द्वारा मापा जाता है? तो टी स्केल द्वारा मापा जाता है। विश्व के प्रमुख चक्रवात। विश्व के प्रमुख चक्रवात, पहला है टोर्नेडो। ठीक है, या टॉर्नेडो, जो भी बोलना चाहे। टोर्नेडो, इसका आकार कीप के समान होता है। इसके ऊपरी भाग पक्षाप बादल से जुड़े होते हैं। इसका ऊपरी भाग क्या होता है? पक्षाप बादल से जुड़े होते हैं। या कीप के आकार को होता है, पक्षाप बादल से जुड़े होते हैं, जबकि निचला भाग भूमि से जुड़ा होता है। इसके आने से अंधेरा छा जाता है, मूसलाधार वर्षा होती है, भवन उड़ जाते हैं। सबसे खतरनाक होता है, यह सबसे खतरनाक है, यह अमेरिका में आता है। तो ये 4-5 बात आपको याद रखना है। टोर्नेडो जो होता है वह कीप के समान होता है। इसका ऊपरी भाग जो होता है पक्षाप बादल। आप जब बादल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत तरह के बादल होते हैं। ठीक है, तो यह पक्षाप बादल से जुड़ा हुआ होता है, जबकि निचला भाग जो है वह भूमि से जुड़ा रहता है। इसके आने से अंधेरा छा जाता है। इसके आने से क्या होता है? अंधेरा छा जाता है, मूसलाधार बारिश होती है, भवन उड़ जाते हैं। खतरनाक होता है ये बहुत ज़्यादा, और अमेरिका में आता है। ठीक है, तो जो 4-5 बात आपको याद करवाया गया वो याद रखिएगा। टोर्नेडो अमेरिका में आता है, ये जरूर याद रहना चाहिए। कीप के समान आकार होता है इसका, पक्षाप बादल से ऊपर जुड़ा हो रहता है, नीचे भूमि से। आने से क्या होता है? अंधेरा छा जाता है, मूसलाधार बारिश होती है, और ये अमेरिका में आता है। ठीक है, जल स्तंभ, जब टोर्नेडो समुद्र के ऊपर आ जाता है तो इसे जल स्तंभ कहते हैं। तो पहले हम लोग पढ़े कि जो टोर्नेडो होता है वह कहाँ पर आता है? वह भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब यह समुद्र में आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? जल स्तंभ कहते हैं। याद रखिएगा, भूमि से जुड़ने के बाद इसको क्या कहते हैं? जल स्तंभ कहते हैं। प्रति चक्रवात देखते हैं। इसके केंद्र में उच्च दाब होता है जिसके चारों तरफ वृत्ताकार समदाब रेखाएं होती है। तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे? जब हम लोग चक्रवात पढ़े थे तो हम लोग क्या देखे थे कि केंद्र में क्या होता है? निम्न दाब होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें केंद्र में उच्च दाब होता है, यहीं पर उच्च दाब होता है, केंद्र में हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर होता है जिसके चारों तरफ वृत्ताकार समदाब रेखाएं होती है। केंद्र में उच्च दाब तथा बाहर की तरफ अपेक्षाकृत वायुदाब, निम्न वायुदाब होता है। मतलब बाहर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ हवा निकलता है। ठीक है, क्योंकि उच्च दाब कहाँ है? केंद्र में है, यहाँ बाहर की तरफ हवा निकलता है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह का आप घटनाक्रम कहाँ देख सकते हैं? जैसे कि कोई जंगल है। ठीक है, तो कोई जंगल है। ठीक है, यहाँ पेड़ है बहुत सारा। तो क्या होगा कि पेड़ से बहुत सारा हवा जो है, यहाँ पर बहुत सारा हवा आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर उच्च दाब हो जाएगा और यह बाहर की तरफ
निकलना शुरू करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर केंद्र में क्या हुआ, केंद्र में उच्च दाब है और बाहर की तरफ यह हवा निकल रहा है। इसी को प्रति चक्रवात कहते हैं, एंटी साइक्लोन कहते हैं इसके। ठीक है, चलिए, और वायु दाब होने के कारण ये हवाएं बाहर की ओर चलती है, खतरनाक नहीं होती। जिस तरह साइक्लोन जो होता है बहुत खतरनाक होता है, एंटी साइक्लोन जो होता है वह खतरनाक नहीं होता है। तो अभी हम लोग साइक्लोन में क्या पढ़े थे कि यह उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वह एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, पर प्रति चक्रवात में उल्टा हो जाता है। ठीक है, यह क्लॉकवाइज चलता है, इसमें हम लोग क्या देखे थे, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होता है, यहीं पर उत्तरी गोलार्ध में यह घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज चलता है, इस तरीके से चलता है, और दक्षिणी गोलार्ध में यह एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। ये जैसे जैसे प्रति चक्रवात है, चक्रवात का जस्ट उल्टा, उसी तरह की तरीके से यह जो घूर्णन भी अलग अलग तरीके से करता है। आगे देखते हैं, प्रति चक्रवातों का आकार प्रायः गोलाकार होता है, परंतु कभी कभी भी आकार में भी मिलते हैं। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे चक्रवात में कि यह अंडाकार था या भी आकार में, लेकिन प्रति चक्रवात क्या है, यह गोलाकार होता है और कभी कभी अंडाकार में भी मिलते हैं। प्रति चक्रवातों में केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है। प्रति चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में जो होता है वह हवा जो होता है ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। ठीक है, यह हवा जो है यह ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। ठीक है, नीचे की, जिससे मौसम साफ रहता है। इसी कारण प्रति चक्रवात को मौसम रहित परिघटना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मौसम साफ रहता है। तो याद रखिएगा कि चक्रवात जितना खतरनाक होता है उतना प्रति चक्रवात अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मौसम साफ रहता है, हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। याद रखिएगा, हवाएं जो है ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं वायु राशि, एयर मास। चक्रवात कंप्लीट हो गया, अब हम लोग एयर मास देखते हैं। वायु की विशाल परत को वायु राशि कहते हैं। मतलब बड़ा बड़ा विशाल परत जो होता है वायु का, उसको क्या कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। वायु राशि दो प्रकार की होती है, ठंडी वायु राशि तथा गर्म वायु राशि। किसी एरिया में बहुत ठंडा वायु होगा तो उसके बड़े मास को क्या कहेंगे, ठंडी वायु राशि। लेकिन किसी क्षेत्र में ऐसा होगा कि गर्म हवा होगा। ठीक है, तो उसके हवा को क्या कहेंगे कि वह गर्म वायु राशि है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पोलर साइड में चले जाएं, ध्रुव साइड में, तो वहाँ पर कैसी वायु राशि मिलेगी, ठंडी वायु राशि। जबकि विषुवत के पास आएंगे तो गर्म वायु राशि मिलेगा। आगे देखते हैं, वायु राशियों के बीच खाली जगह को वाताग्र या फ्रंट कहते हैं। वाताग्र को चक्रवात का सूचक कहते हैं। देखिए, फ्रंट किसे कहते हैं थोड़ा समझिए। यहाँ पर मान लीजिए कि यह गर्म वायु राशि है, इधर मान लीजिए ठंडा वायु राशि है और इधर जो है वह गर्म वायु राशि है। ठीक है, इधर हॉट है, इधर कोल्ड है। ठीक है, तो इस बीच के एरिया को ये जो आपको दिख रहा है, ये एरिया ही कहलाएगा फ्रंट या वाताग्र। ठीक है, तो वायु राशियों के बीच, मतलब दो वायु राशि है, इधर कोल्ड वाला है, यहाँ कोल्ड वाला है, यहाँ हॉट वाला है, दोनों के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। ठीक है, और इस वाताग्र के कारण, वाताग्र को ही चक्रवात का सूचक कहते हैं। जब दो वायु राशियां मिलेंगी तो वह क्या हो जाएगा, वहां पर चक्रवात आएगा। ठीक है, तो यह चक्रवात का सूचक कहलाता है। आर्द्रता किसे कहते हैं, ह्यूमिडिटी। वायु में उपस्थित नमी को आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायु में जितना, आप जानते हैं कि वायु में थोड़ा बहुत नमी भी रहता है। ठीक है, तो वायु में जो नमी उपस्थित रहता है उसी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, या उसको निरपेक्ष आर्द्रता भी कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता लगभग 5% होती है, किंतु आरामदायक वातावरण के लिए 60% आर्द्रता की आवश्यकता है। इसी कारण कूलर में पानी डाला जाता है। तो देखिए, अगर हवा में आर्द्रता रहेगी तो क्या रहेगा, मतलब कि मन अच्छा रहेगा, ठंडा ठंडा फील होगा, आपको पता है। लेकिन अगर आर्द्रता कम रहेगी, नमी कम रहेगा, तो उसमें क्या होगा, गर्मी ज़्यादा लगेगा। तो वायुमंडल में कितना आर्द्रता रहता है, लगभग 5% रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है मौसम के हिसाब से, तो 5% रहता है इसलिए। लेकिन आरामदायक वातावरण के लिए क्या चाहिए, 60% चाहिए, इसलिए कूलर में पानी डाला जाता है। ठीक है, क्योंकि वह पानी को फुहारा बना के निकालेगा और उसके बाद फिर वह हवा में मिल जाएगा। ठीक है,
जिससे कि हम लोगों को बहुत आरामदायक लगेगा। आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, ठीक है। सामर्थ्य का इंग्लिश कैपेसिटी होता है। और किसी वायु द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता को आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। मतलब कोई वायु जो है वह कितना आर्द्रता ग्रहण कर सकती है, उसकी क्षमता को ही क्या कहते हैं? आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। संतृप्त वायु, सैचुरेटेड एयर किसको कहते हैं? तो संतृप्त वायु उसको कहते हैं जिसमें जितना मतलब 100% नमी को ग्रहण कर लिया है वह, ठीक है। जैसे कि अगर आप चीनी पानी मिला रहे हैं, ठीक है, तो चीनी उसमें इतना डाल दिए कि अब वह उसमें और चीनी नहीं घोला जा सकता, तो उसको क्या कहेंगे? उसको सैचुरेटेड, वह मतलब सैचुरेटेड हो गया, अब उसमें कुछ भी नहीं डाला जा सकता है। वैसी वायु जिसकी आर्द्रता उसकी आर्द्रता सामर्थ्य यानी कि जितना उसका कैपेसिटी था उतना वह उसमें मिल चुका है के बराबर हो, उसे संतृप्त वायु कहते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड एयर कहते हैं। यह और नमी नहीं सोख सकती, इसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि यानी कि उसमें 100% वह घोल चुका है, अब उसमें सामर्थ्य नहीं है कि और वह नमी को सोख सके। निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? आर्द्रता को ही निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही बात है। किसी क्षण वायु में नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता क्या है कि किसी भी टाइम में जो वायु में नमी रहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब नॉर्मल आप वायु देख रहे हैं, उसमें जितना भी अभी नमी है उसकी मात्रा को क्या कहेंगे? निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे। सामान्यतः इसे ग्राम प्रति मीटर क्यूब में मापा जाता है, ठीक है। तो यह जो है इसमें इसे किससे मापा जाता है वह याद रखिएगा, ठीक है, ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ताप तथा दाब परिवर्तन में निरपेक्ष आर्द्रता का मान बदलता है क्योंकि इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा परिवर्तित हो जाती है। देखिए ताप और यहाँ कह रहा है कि ताप और दाब बदलने से निरपेक्ष आर्द्रता का मान बदल जाता है। यानी मान लीजिए कि किसी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ठंडे टेम्परेचर में क्या होगा? ठंडे टेम्परेचर में निरपेक्ष आर्द्रता जो रहेगी वह कम रहेगी, ठीक है। ठंडे टेम्परेचर में निरपेक्ष आर्द्रता जो है वह ज़्यादा रहेगी क्योंकि वह ठंडा हुआ कैसे है? पानी से ही ठंडा हुआ है, तो उसमें क्या होगा? ठंडे टेम्परेचर में वह ज़्यादा नमी को सोख के रखा होगा। लेकिन जब वह गर्म हो जाता है तो उसमें निरपेक्ष आर्द्रता का मान क्या होता है? बदल जाता है। यानी कि गर्म हवा में क्या है? नमी जो है वह कम है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठंडा जो हवा रहता है उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है और जो गर्म हवा रहता है उसमें नमी की मात्रा कम रहती है, ठीक है। उसी तरह दाब परिवर्तन ताप तो आप लोग देख लीजिए ताप से कैसे निरपेक्ष आर्द्रता का मान बदल जाता है, उसी तरह दाब परिवर्तन से भी निरपेक्ष आर्द्रता का मान बदल जाता है, ठीक है। अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या होगा? दाब बढ़ा देने से नमी जो रहेगा उसमें ज़्यादा रहेगा और दाब घटा दिया जाए तो उसमें क्या होगा? नमी जो है वह कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए इसको सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। निश्चित तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को उसी तापमान पर वायु की उसी आयतन में आर्द्रता धारण करने की अधिकतम क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। देखिए सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? जैसे कि हम लोग समझ गए हैं कि तापमान और ताप और दाब के कारण जो किसी भी आर्द्रता का निरपेक्ष आर्द्रता का मात्रा बदल जाता है, ठीक है। तो निश्चित तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, तो किसी निश्चित तापमान पर वायु और उसी आयतन में, ठीक है, मतलब जो कंटेनर है आपका, मान लेते हैं कि एक ऐसे कंटेनर ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर कुछ हीट है, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस है और यह आयतन है। निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उसी तापमान पर यानी 25 डिग्री तापमान पे ही
उसी आयतन में, आयतन भी आपको पता है, आयतन भी फिक्स है और तापमान भी फिक्स है, ठीक है। आर्द्रता धारण करने की अधिकतम क्षमता, ठीक है, जो इसका अधिकतम क्षमता होगा आर्द्रता धारण करने का, के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। उसी के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। मान लीजिए कि इसको आर्द्रता ग्रहण करने का हिम्मत कितना है? 100, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंटेनर लेंगे, ठीक है, एक दूसरा कंटेनर लेंगे, इसमें भी ये भी मान लीजिए सेम बराबर का है कंटेनर। अभी देखने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन आप मान लीजिए कि यह सेम ही मतलब कि सेम ही साइज का है, और इसमें भी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है। और इसमें क्या है? 50 आर्द्रता है। इसमें 100 आर्द्रता था, इसमें 50 आर्द्रता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? आधा है अभी, और वह बढ़ाया जा सकता है, इसमें 100 तक बढ़ाया जा सकता है। इसी को कहते हैं रिलेशन में जाके रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसके रिलेशन में यह कितना है, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी सापेक्षिक आर्द्रता उतनी अधिक होगी। देखिए, जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी सापेक्षिक आर्द्रता उतनी अधिक होगी। जैसे 50 था उसमें जलवाष्प का मात्रा, अगर 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सापेक्षिक आर्द्रता 60 हो जाएगा। जलवाष्प की मात्रा मान लीजिए कि 90 कर देंगे तो 90 हो जाएगा सापेक्षिक आर्द्रता। अगर हवा का तापमान बढ़ जाता है, हवा का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, तो सापेक्ष, तो उसकी सामर्थ्य क्षमता भी बढ़ जाती है। अगर हवा का तापमान बढ़ जाए, तो अब तापमान बढ़ गया तो उसमें क्या है? वह ज़्यादा पानी को सोखने की क्षमता रखता है, ठीक है। और सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है? उसमें सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि एक गर्म हवा में क्या होता है? उसमें आर्द्रता ग्रहण करने का क्षमता बहुत होता है, लेकिन उसमें नमी होता बहुत कम है। आप देखिए कि गर्म हवा में कुछ 5% या 2%, 3% इस तरीके से नमी होगा, लेकिन उसमें ग्रहण करने का क्षमता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वह गर्म है। गर्म चीज़ नमी को ज़्यादा सोखता है, तो इसमें सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, ठीक है। हवा की सापेक्ष आर्द्रता ही वाष्पीकरण की दर तथा मात्रा को निर्धारित करती है। तो सापेक्ष आर्द्रता से ही डिसाइड होता है कि वाष्पीकरण का दर क्या होगा और उसकी मात्रा क्या होगी। मान लीजिए कि किसी हवा में आप देखते होंगे कि ठंड के दिन में या बरसात के दिन में आप कपड़ा सूखने के लिए देते हैं तो लेट से सूखता है, और अगर आप गर्मी के दिन में दें तो वहाँ पर जल्दी सूखता है। क्यों? क्योंकि जब हवा में नमी कम रहता है गर्मी के दिन में, तो उसमें वाष्पीकरण का दर बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन अगर हवा में नमी ज़्यादा है तो उसमें क्या होता है कि वाष्पीकरण का दर कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वायु की आर्द्रता 20 है जबकि उसका आर्द्रता सामर्थ्य 80 है, सापेक्षिक आर्द्रता को ज्ञात करें। इसमें सापेक्षिक आर्द्रता को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे देख लीजिए। देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता यहाँ 20 लिख दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ सामर्थ्य कितना है? 80 है। मान लीजिए किसी बच्चे को 80 नंबर लाना था, मतलब कि फुल मार्क्स 80 था, ठीक ना, और यहाँ पर वह लाया कितना है? 20, और पूछ रहा है कि कितना हुआ, मतलब सापेक्षिक आर्द्रता, यानी कि उसका नंबर कितना है, कितना परसेंटेज आया, तो कितना हो जाएगा? 1/4 यानी कि 25% हो जाएगा, ठीक है, 25% हो जाएगा। तो इसी तरीके से है सापेक्षिक आर्द्रता सामर्थ्य क्या है? आर्द्रता सामर्थ्य है कि कितना नंबर तक लाया जा सकता है, ठीक है। 100, हम लोग 100 का एग्जाम दिए हैं अक्सर, तो आप याद रखें कि 100 और कितना नंबर लाया है, ठीक है। तो नंबर कितना लाते थे हम लोग? 60, 70 इसी आसपास लाते थे सब कोई, ठीक है, और कुछ लोग ज़्यादा भी लाते होंगे। उससे आपको परसेंटेज निकाल देना है, वही हो जाता है हम लोगों का सापेक्षिक आर्द्रता। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए वाष्पन, इवापोरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अधिक तापमान के कारण जल का भाप बनकर ऊपर उठना वाष्पन कहलाता है। यानी कि देखिए, तापमान अधिक, मतलब तापमान थोड़ा बढ़ने लगे किसी पानी में और उसका भाप बनकर ऊपर उठना, इसको क्या कहते हैं? वाष्पन कहलाता है, ठीक है। जिस तापमान पर जल खौल जाता है, देखिए खौलना अलग बात है और यह धीरे धीरे ऊपर उठना जो है वह अलग बात है। वह धीरे धीरे ऊपर उठना जो है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, थोड़ा थोड़ा होते रहता है। मान लीजिए 20 है तो थोड़ा कम होगा, 30 है तो ज़्यादा होगा, थोड़ा 50 हो गया तो और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यह होते रहता है हर टेम्परेचर पे। जिस तापमान पर जल खौल जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, वाष्पन हो गया। कंडेंसेशन याद कीजिए, कंडेंसेशन बचपन में आप पढ़े होंगे। कंडेंसेशन क्या है कि वाष्पन हो गया जब वह ऊपर की ओर जाता है हवा, और वहाँ से फिर भाप जो होता है वह ठंडा हो जाता है और वह जल में रूपांतरित हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं या संघनन कहते हैं।
ठंडे बर्तन के चारों ओर जल की बूंदों का आ जाना तथा मुंह से भाप निकलना संघनन का उदाहरण है। क्या हो रहा है? कभी कभी आप देखते होंगे फ्रिज से बोतल निकालते हैं तो बोतल के चारों तरफ क्या होता है, पानी पानी लग जाता है, ठीक है, पानी निकलने लगता है। तो बचपन में हम लोग क्या सोचते थे कि उसमें बोतल से ही निकल रहा है, ठीक है, शायद ढक्कन ढीला है या बोतल में छेद है, किसी तरीके से निकल रहा है, ठीक है। लेकिन असल में क्या होता था कि वातावरण में जो पानी है, नमी है, उसी से वह टकराता है उस बोतल से, ठंडे बोतल से, और वह क्या होता है, संघनन हो जाता है, ठीक है, यानी ठंडा हो जाता है वह, और बूंद जल की बूंदों मतलब कि जल के बूंद के रूप में आ जाता है, ठीक है। उसका ठंड के दिन में आप मुंह खोलिएगा तो देखिएगा कि हवा निकालिएगा तो भाप जो निकलता है वह देखिएगा अजीब व्हाइट टाइप का रहेगा, ठीक है। गर्मी के दिन में वैसा नहीं रहता है, लेकिन ठंड के दिन में रहता है। तो इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मुंह से भाप निकालना उसमें भी नमी है, जैसे ही बाहर निकल रहा है, बाहर बहुत ठंडा है, ठंडा के कारण क्या हो रहा है, वह जम जा रहा है। संघनन वाष्पीकरण का ठीक विपरीत प्रक्रिया है। संघनन क्या है? वाष्पीकरण का विपरीत प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, ओस, ठीक है, ओस पढ़ते हैं। जब संघनन की क्रिया धरातल पर ही हो जाती है तो उसे ओस कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि समुद्र से पानी ऊपर उठा और एकदम ऊपर जाके वह क्या होता है, संघनित होता है, यानी कंडेंसेशन जो होता है बहुत ऊपर में होता है। लेकिन अगर कभी बहुत ठंडा है और बहुत ठंडा होने के कारण वह जमीन पे ही, धरातल पर ही अगर हो जाए कंडेंसेशन, तो उसको क्या कहेंगे, उसको ओस कहेंगे, ठीक है। ओस कहाँ पर? आप देखते होंगे पत्थर, घास, पत्तियों आदि पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होता है। आगे देखते हैं, कोहरा। जब संघनन की प्रक्रिया धरातल से कुछ ऊंचाई पर हो तो उसे कोहरा कहते हैं। जब संघनन की क्रिया क्या हो, धरातल से थोड़ा ऊंचाई पर हो। यह अधिक खतरनाक होता है, इसमें दिखाई नहीं देता है। थोड़ा ऊंचाई पर होगा तो क्या होगा, धरातल पर जब होता है तो धरातल पर तो हम लोगों को देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब थोड़ा ऊंचाई पर, यानी कि हम लोग मतलब आंख के सामने अगर होगा तो वह क्या होगा, उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, तो यह बहुत खतरनाक होता है, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होगा ना, इसमें दिखाई नहीं देता। सामान्यतः कोहरे की सघनता सूर्योदय के पश्चात अधिक होती है। कोहरे की सघनता क्या होती है, सूर्योदय के पश्चात, यानी सूर्य उदय के बाद अधिक होती है, या दोपहर तक या दोपहर के पहले ही बिखर जाती है। यानी सूर्योदय, सूरज जब उदय हुआ उस समय से शुरू होता है और दोपहर तक यह बिखर जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, गर्मी के कारण वो बिखर जाता है। किंतु शीत ऋतु में यह कई दिनों तक उपस्थित रहता है। शीत ऋतु में देखिए धूप उप आता नहीं है तो उसमें बहुत दिन तक उपस्थित रहता है। सामान्यतः इसकी दृश्यता लगभग 300 मीटर तक मानी जाती है। इसकी दृश्यता यानी कि कितना दूर तक इसमें देख सकते हैं, अगर कोहरा है तो इसको देख सकते हैं 300 मीटर तक हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके आगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कुहासा देखते हैं, ठीक है। यह भी कोहरे के समान ही होता है किंतु इसमें दृष्टि की क्षमता कोहरे से अधिक होती है। इसमें जल की छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरती रहती है। तो देखिए कुहासा और कोहरा दोनों सेम ही टाइप का चीज़ है, लेकिन कुहासा जो है वह थोड़ा सा कम खतरनाक है क्योंकि इसमें दूर तक देख पाते हैं। इसमें तो 300 मीटर तक, कोहरा में तो देखिए 300 मीटर तक देख सकते हैं, कुहासा में मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा देख सकते हैं, 600 मीटर तक, 700 मीटर तक देख सकते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें याद रखिए, देखिए बादल जो है सबसे ऊंचा ऊपर में संघनित होता है, और कोहरा और कुहासा जो है मिडिल में मतलब कि संघनित होता है, और ओस जो है सबसे नीचे संघनित होता है, ठीक है। तो सब समझिए बादल की तरह ही है, संघनन ही हो रहा है, लेकिन केवल कितना ऊंचाई पर हो रहा है उसके हिसाब से नाम अलग अलग रखा गया है। ओस जो है सबसे नीचे, कोहरा या कुहासा थोड़ा आपके हाइट के आसपास, ठीक है, हाइट से थोड़ा ऊपर भी, और बादल जो है बहुत ऊंचाई पे, ठीक है। बादल क्या है आप देख लीजिए, जब संघनन की प्रक्रिया अत्यधिक ऊंचाई पर हो तो उसे बादल का निर्माण होता है, ठीक है। पाला या तुषार, फ्रोस्ट, यह ओस के समान होता है किंतु ठंड के कारण जम जाता है। अब ओस क्या है, वह ओसी के समान है, लेकिन ओस में आप देखते होंगे कि वह क्या होता है, पानी के समान रहता है ओस, ठीक है। लेकिन पाला क्या होता है, वह ओस जो होता है जब वह बहुत ठंड होने के कारण जम जाता है तब उसको क्या कहते हैं, ओस, ओस नहीं कहते हैं, तब उसको पाला या तुषार कहते हैं। उस वही ओस जब ठंडा हो जाता है, जम जाता है, तब उसको पाला या तुषार कहते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, खेत में पानी डाल दिया जाता है। आप देखते होंगे अगर कोई किसान फैमिली से होगा तो रात में उठ के 12-1 बजे जाते थे और वहाँ पर खेत में पानी डाल के आते थे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, खेत में पानी डाल के आते हैं। क्यों पानी डालते हैं, क्योंकि पानी का जो पानी जो है तो लेट से गर्म होता है, लेट से ठंडा भी होता है, ठीक है। तो पानी को जल्दी रात जो है वह ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाएगा, ठीक है, और जिसके कारण टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है।
चलिए हिमपात, हिमपात देखते हैं। बर्फीले इलाकों में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरना हिमपात कहलाता है। तो स्नोफॉल तो आप लोग बहुत देखे हैं। तो बर्फीले इलाकों में जो बर्फ का गिरना होता है छोटा छोटा टुकड़ा, वह उसी को क्या कहते हैं, हिमपात कहते हैं। तो यह तो आप लोग खूब टीवी में देखे हैं, लड़का लड़की ही उसमें खेलते रहता है। ओसांक बिंदु, यह तापमान को दर्शाता है। ओसांक बिंदु क्या है? यह तापमान को दर्शाता है। वह तापमान जिस पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाए उसे ओसांक कहते हैं। मतलब वह पॉइंट जिसमें कि संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। ठीक है, संघनन अब आपको समझ में आ गया है। तो जिस तापमान पर संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसी को ओसांक कहते हैं, ड्यू पॉइंट। ठीक है, ओसांक बिंदु कहते हैं। यह तापमान को दर्शाता है। वह तापमान जिस पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाए उसे ओसांक कहते हैं। तो पहला केस देखते हैं। जब ओसांक बिंदु 0 से अधिक हो तो ओस, कोहरा, कुहासा, बादल के निर्माण होता है। ठीक है, तो जब ओसांक बिंदु जो यानी कंडेंसेशन का जो पॉइंट हो, ड्यू पॉइंट, वह कितना है? 0 से अधिक हो, यानी 1 2 3 4 5 कहीं पर भी हो, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। ठीक है, तो क्या बनेगा? ओस बनेगा, कोहरा बनेगा, कुहासा बनेगा, बादल बनेगा। ठीक है, लेकिन जब ओसांक बिंदु 0 से भी कम आ जाए, तो आपको पता है 0 से कम आने पे क्या होता है? बर्फ बन जाता है। तो वहां पर पाला या तुषार या हिमपात होने लगता है। पाला, तुषार या हिमपात होने लगता है। ठीक है, क्योंकि ओसांक बिंदु क्या है? बहुत कम है। यानी कि अब जैसे ही वह ऊपर उठेगा पानी, ठीक है, थोड़ा सा गर्म होकर ऊपर उठेगा, बस वह तुरंत क्या होगा? बर्फ में जम जाएगा। या 0 डिग्री से भी 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम पे ओसांक बिंदु जब रहेगा तो। ठीक है, तो इतना अब हम लोग रहने देते हैं। इसके आगे जो है वह बादल है। तो बादल का अब हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।